हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो मैथ्स 2 की वन शॉट लेक्चर सीरीज चल रही थी, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग यूनिट 4 कर रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफ्रेंसिएशन का। इसका पार्ट 1 कर लिया था और उसमें हम लोगों ने अच्छे से समझा था बेसिक कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट कैसी देखी जाती है, फिर उससे कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, लिमिट देखा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालते हैं वो सब देखा। फिर उसके बाद देखा था कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, फिर मिलनेस थॉमसन मेथड क्या आता है। तो यही सारे पार्ट देखे थे। तो फिर हम लोगों ने मिलनेस थॉमसन मेथड का 2 केस देख लिया था। 2 केस में क्या था, मिलनेस थॉमसन मेथड क्या है, पहले उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं फिर से। मिलनेस थॉमसन मेथड होता है, मिलनेस थॉमसन मेथड क्या था, जैसे लेट करिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू प्लस आई बी से। एफ ऑफ जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और वी भी क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। यू को रियल पार्ट बोलते हैं, वी को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी पार्ट गिवन होता था, या तो यू गिवन होता था या तो वी गिवन होता था। तो यू या वी गिवन हो तो इससे हम इसकी हेल्प से क्या करते थे, एफ ऑफ जेड पता करते थे, पूरे फंक्शन को पता करते थे, वो भी इन टर्म्स ऑफ जेड। किसके टर्म में पता करते थे, जेड के टर्म में पता करते थे। तो ये थॉमसन मेथड की हेल्प से होता था, या हम लोग ऐसे पढ़े थे कि थॉमसन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बिना कॉन्जुगेट को कैलकुलेट किए हुए हम लोग एफ ऑफ जेड मीन्स एनालिटिक फंक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ये था हमारा लोग का थॉमसन मेथड। थॉमसन मेथड में हम लोगों ने केस 2 तक पढ़ा था। केस 1 था हमारा व्हेन यू इज गिवन, यू गिवन होता था मीन्स रियल पार्ट गिवन होता था। और सेकेंड केस था केस नंबर 2 व्हेन v इज गिवन। यही 2 चीज थी। u गिवन होता था मीन्स कहने का क्या मतलब है कि u गिवन हो और v बिना कैलकुलेट किए ही आप f ऑफ z की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा वो बोलता है तो आपको वहां पे क्या यूज करना पड़ता है, मिलनेस थॉमसन मेथड। सेम इसी तरीके अगर v गिवन है तो बोल दिया कि f ऑफ z कैलकुलेट किया विदाउट कॉन्जुगेट और इन टर्म्स ऑफ जेड। तो ऐसा कहने के मतलब है कि आपको मिलनेस थॉमसन मेथड वो पूछना चाह रहा। तो ये 2 केसेस को हम लोगों ने देख लिया था और एक एग्जांपल भी अच्छे से किया था और एक होमवर्क दिया था। तो आई होप आप उसको अच्छे से कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट केस की तरफ। तो नेक्स्ट केस है यही सेम मिलनेस थॉमसन मेथड से ही सॉल्व होगा, बट यहाँ पे अब u और v अकेले नहीं गिवन होगा, इनसे एक फंक्शन बना दिया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके फंक्शन बना दिया। जैसे यहाँ पे क्या रहेगा, u माइनस वी गिवन रहेगा। अब u माइनस वी गिवन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे फंक्शन को, जैसे देखिए कंसेप्ट को समझते हैं। हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये तो बेसिक है, हम लोगों ने पढ़ा ही है इसको कि u एंड v क्या है अभी बताया, वेरिएबल होते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और f ऑफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके की कंडीशन u माइनस वी कब मिलता है ये पहले पकड़ते हैं। तो ये जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करा दिया। आयोटा का मल्टीप्लाई करा दिया तो आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई करा है तो आयोटा इंटू यू हो गया, माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू आई मिलके क्या हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस वी हो गया। अब हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, दोनों से कॉमन हो गया था। और यहाँ पे अब देखा तो रियल पार्ट देखा, तो रियल जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट एक तरफ हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ हो जाएगा। तो रियल पार्ट एक तरफ किया तो u माइनस वी आ गया, फिर आयोटा कॉमन ले लिया तो u प्लस वी आ गया। तो हमारे पास पूरा इक्वेशन बन गई 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, ये बन गया। तो अब देखिए हमारे पास यही गिवन है u माइनस वी और यहाँ पे मिल गया यही u माइनस वी। तो हमारे पास एग्जैक्ट में इस इक्वेशन से उठा के वो क्वेश्चन गिवन किया रहेगा। तो हम लोगों को पहले इस इक्वेशन तक पहुंचना पड़ेगा और इस इक्वेशन पे आ जाएंगे तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये u माइनस वी कहाँ से पार्ट को उठा के क्वेश्चन देगा। या तो u माइनस वी दे सकता है या तो u प्लस वी दे सकता है। और u माइनस वी और u प्लस वी कहाँ पे मिल रहे हैं, जब हम लोग जो हमारे पास बेसिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई कराते हैं और उन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, तब हमारे पास ये पार्ट बनता है u माइनस वी और u प्लस वी। और u माइनस वी रियल पार्ट हो जाता था और आयोटा का कोफिशिएंट मींस इमेजिनरी पार्ट u प्लस वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग लेट करते हैं, लेट क्या करते हैं, एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्रिएट करते हैं, या मान लेते हैं कि फाई ऑफ जेड क्या है, हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर अब आप बुक में देखेंगे या आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा होगा वो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा कि यहाँ पे जो है
कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ यू आयोटा कैपिटल ऑफ वी, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को क्रिएट करेंगे या लेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वी है, स्मॉल यू स्मॉल वी है, स्मॉल यू और वी को कैपिटल यू और वी में लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया फंक्शन बनाया फाई ऑफ जेड। फाई ऑफ जेड क्या है, पी प्लस आई क्यू है और आई हमारा आयोटा है, पी और क्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और फाई ऑफ जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इस वाली इक्वेशन को, जो इक्वेशन ऐड करने के बाद आई है और जो हम लोगों ने नया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाया, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद देखिए हमारे पास क्या मिला कि फाई ऑफ जेड की वैल्यू जो है 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड के बराबर है, और p की वैल्यू जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो रियल पार्ट है u माइनस वी का, तो p की वैल्यू क्या आ गई, u माइनस वी आ जाती है, और इसी तरीके सिमिलरली q की वैल्यू आ जाती है u प्लस वी। अब अगर देखें तो यही क्वेश्चन में हमको गिवन होगा u माइनस वी। जब u माइनस वी p गिवन होगा तो अब हम लोगों को यहां से कैलकुलेट क्या करना है, f ऑफ जेड कैलकुलेट करना है, मींस एनालिटिक फंक्शन, ये जो है u प्लस आई वी के हेल्प से जो f ऑफ जेड बन रहा है वही कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये जो इक्वेशन लेट किए हैं वन, जो इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेट किए हैं नया वाला, उसको हम लोग पकड़ते हैं। तो उसका क्या है, फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यों है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फाई डैश जेड करते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स, पी का x के रिस्पेक्ट में, y और q का भी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा डेल पी बाई डेल एक्स प्लस आई डेल क्यू बाई डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे x होगा, ये गलत लिखा है, x होगा, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स हो गया, p x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस आई डेल क्यू बाई डेल एक्स हो गया। तो अब देखिए p तो यहाँ पे हमारे पास u माइनस वी गिवन रहेगा, मींस हम लोग इसको p लेट कर लेंगे, और p लेट कर लेंगे तो हमको वहां से x की वैल्यू तो मिल जाएगी, मींस पहला वाला टर्म मिल जाएगा, सॉरी डेल p बाई डेल x मिल जाएगा, पहला वाला टर्म मिल जाएगा, बट डेल q बाई डेल x नहीं मिलेगा क्योंकि p ही अकेले गिवन रहेगा और हम लोगों को q कैलकुलेट नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे। अब देखिए CR इक्वेशन क्या हम लोगों ने पढ़ा है, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल y होता है, एंड दूसरी इक्वेशन क्या होती है, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे u एंड v था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, अब हम लोगों ने क्या ले लिया है, p एंड q ले लिया, तो p एंड q पे चेक करेंगे तो डेल p बाई डेल एक्स की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, डेल q बाई डेल y के, एंड डेल p बाई डेल y की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ डेल q बाई डेल x के बराबर होगी। तो अब हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, डेल q बाई डेल x को ही रिप्लेस करना था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस डेल p बाई डेल y। तो यहाँ पे देखिए वही इसको डेल q बाई डेल x को हटा के माइनस ऑफ डेल p बाई डेल y लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों टर्म जो आ गए p में आ गया, तो डेल p बाई डेल x माइनस आई डेल p बाई डेल y। अब हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा, p गिवन रहेगा, तो जब p गिवन रहेगा तो हम लोग यहाँ को उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और दोबारा y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे तो फाई डैश जेड आ जाएगा। अब जब फाई डैश जेड आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं मिलनेस थॉमसन मेथड से, मिलनेस थॉमसन मेथड क्या कहता है भाई, कि जो फंक्शन पहला वाला टर्म आया है उसमें एक्स वाई के टर्म में रहेगा, उस एक्स वाई के टर्म को क्या कर देंगे, जेड एंड जीरो से रिप्लेस कर देंगे, जेड एंड जीरो से रिप्लेस कर देंगे, मींस एक्स की वैल्यू जेड रखेंगे, वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे। सिमिलरली अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज पार्ट 1 देख के तब आइएगा, तब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मिलनेस थॉमसन मेथड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आप वहां पे समझे होंगे तभी ये यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि x को z और y को 0 क्यों रख रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो फंक्शन 2 मानेंगे, ये डेल p बाई डेल एक्स पहला टर्म होगा, उसको हम लोग फंक्शन 1 मान रहे हैं, और जो होगा वो किसके टर्म में होगा, x एंड y के टर्म में होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फंक्शन 2 मानेंगे f2, और वो भी किसके टर्म में होगा, x एंड y के टर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ से मिलनेस थॉमसन मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं x को z, y को 0। सिमिलरली फंक्शन 2 में भी x को z रिप्लेस करेंगे या y को 0 रिप्लेस कर देंगे, तो दोनों चीज हो जाएगी सेम। अब क्या करना है, फाई डैश जेड जेड के टर्म में आ गया, जेड के टर्म में आ गया तो हम लोग दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई डैश जेड का इंटीग्रेशन करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में फाई ऑफ जेड आ जाएगा, और सिमिलरली इस पूरे फंक्शन को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ जेड। और जब फाई ऑफ जेड आ जाएगा तो देखिए यहाँ से फाई ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, और हमको एफ ऑफ जेड ही कैलकुलेट करना था, तो हम लोग क्या कहेंगे, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाई ऑफ जेड अब डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी फाई ऑफ जेड 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा आंसर, और यही हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी कॉन्जुगेट को कैलकुलेट नहीं किया है,
सिमिलरली इसी तरीके से केस नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये केस नंबर 3 समझ में आया होगा। केस नंबर 3 समझ में आया। सिमिलरली केस नंबर 4 है, सेम वही बात। अब देखिए अभी तक u माइनस वी गिवन था, अब u प्लस वी गिवन होगा। जब u प्लस वी गिवन होगा तो सेम वही काम करेंगे। f ऑफ जेड होता है u प्लस आई वी, सिंपल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसमें आयोटा का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आई यू माइनस वी आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करके क्या बने 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, u माइनस वी रियल पार्ट अलग किया, यहां से u यहां से भी। अब रियल पार्ट कैसे समझ रहे हो, जहां पे i नहीं लिखा है वो रियल पार्ट होता है, तो यहाँ पे भी i नहीं है, इस वाले भी टर्म में i नहीं है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया u माइनस वी। यहाँ पे i था, यहाँ पे i था, तो ये दोनों इमेजिनरी पार्ट होंगे, i कॉमन ले लिया तो u प्लस वी बन गया। अब देखिए अगली बार यहाँ पे क्या गिवन है u प्लस वी, सेम उसी तरीके से फिर एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेट किया हम लोगों ने, क्या फाइव जेड की वैल्यू कंपेयर किया क्या p प्लस आई क्यू से, और p एंड q क्या है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इस वाली इक्वेशन को जो ऐड करने के बाद आया और जो नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उस दोनों को कंपेयर किया तो फाइव जेड की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, और p की वैल्यू आ गई u माइनस वी, q की वैल्यू आ गई u प्लस वी, सेम जैसे केस नंबर 3 में हुआ है। अब हम लोगों को इसी इक्वेशन से अब हम लोगों को u प्लस वी गिवन रहेगा, तो u प्लस वी हमारा क्या आया है, देखो q आया है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं q लिख लेंगे। तो जब q आ जाएगा तो हम लोग अब कैलकुलेट करना है f ऑफ जेड, जिससे जो क्या है u प्लस आई वी होगा, तो u प्लस आई वी के टर्म में बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा सेम फिर वही डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइव डैश जेड मिल जाएगा। अब फाइव डैश जेड पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप हर बार यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें, आप एक बार y के रिस्पेक्ट में भी करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है फाइव जेड इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, तो अब हम लोग हर बार जेड x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में करके देखिए तो फाइव डैश जेड, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करें। अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे डेल पी बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल क्यू बाई डेल वाई आ जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में आया तो यहाँ CR इक्वेशन से डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ, क्योंकि अभी देखिए जस्ट पहले आपको बताया है कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी बाई डेल वाई के, और डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू होती है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स के। सिमिलरली यहाँ पे u की वैल्यू क्या है p ही है, तो डेल यू बाई डेल पी बाई डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ डेल क्यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये माइनस ऑफ डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल क्यू बाई डेल वाई। तो सेम यहाँ पे देखिए उसी तरीके से बनेगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम इसी तरीके यहाँ पे जो आएगा वही आएगा, और इस तरीके से करेंगे तब भी आएगा। तो आप चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएशन, चाहे y के रिस्पेक्ट में करें, बाद में CR इक्वेशन लगा के सॉल्व करना ही होगा। तो अब देखिए फाइव डैश जेड की वैल्यू क्या आ गई, डेल पी बाई डेल एक्स था और डेल क्यू बाई डेल एक्स था। अब p तो गिवन नहीं रहेगा, p हमको पता नहीं रहेगा, तो हम लोगों को क्यों पता है, तो हम लोग CR इक्वेशन से इसको क्या किया रिप्लेस कर दिया। तो हमको पता है कि डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल क्यू बाई डेल वाई की, तो डेल क्यू बाई डेल वाई प्लस आयोटा डेल क्यू बाई डेल एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आगे चलेंगे तो सेम उसी तरीके से ये जो फंक्शन रहेगा उसको हम लोग f1 मान लेंगे, और वो किसके टर्म में होगा x एंड y के। सिमिलरली डेल क्यू बाई डेल एक्स की वैल्यू f2 मान लेंगे और वो भी x एंड y के टर्म में होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे मिलनेस थॉमसन मेथड से x को z से और y को 0 से रिप्लेस करेंगे, सेम इसमें भी x को z से एंड y को 0 से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास फाइव जेड आ जाएगा, और फाइव जेड जैसे ही आ जाएगा हम लोग f ऑफ जेड निकाल लेंगे। फाइव जेड की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस एफ ऑफ जेड, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा होती है, 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड होता है, तो एफ जेड निकालने के लिए फाइव जेड अपॉन 1 प्लस आयोटा कर देंगे। इस तरीके से इसमें भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी आपको कंफ्यूजन आता है तो एक बार रिपीट करिएगा इस वीडियो को, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे यही है कि आप पहले पार्ट 1 देख के आइएगा ताकि आपको मिलनेस थॉमसन मेथड अच्छे से पता हो। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि रिसेंट में आया भी है, 21-22 का ही है। इसमें क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन है मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये बेसिक आप चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट बोल दिया, एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ जेड। इफ u माइनस वी गिवन है, अब क्या गिवन है u माइनस वी इज इक्वल टू क्या है, e की पावर y माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस एक्स व्हेन f पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा बाई 2 है। तो ये
कंडीशन गिवन है जिससे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था जो 21-22 में आया भी है KTU में। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सेम वही है, u माइनस वी गिवन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या पता होता है, f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी है। और जैसे मैं कर रहा हूं आपको सेम वैसे ही वहां पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में करके आना है, ताकि आपको स्टेप मार्किंग जो होती है वो अच्छे से मिलेगी ना, वहां पे नंबर कटेगा नहीं सवाल में। तो आप शुरू करेंगे ऐसे ही, f ऑफ z उसको पहले बताएंगे कि u प्लस आई वी होता है, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू, सॉरी आयोटा u माइनस वी। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, f ऑफ z कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट एक तरफ करेंगे तो u माइनस वी हो जाएगा, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो u प्लस वी आ जाएगा। ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, लेट एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फाई जेड इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू, और यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर फाई जेड इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। आप ये बात वहां पे एग्जाम में बता देंगे ताकि आपको वो पता चल जाए कि ये फाई जेड जो है आप एक नया कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाई जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इंटू में 1 प्लस आयोटा, इसको इक्वेशन नंबर ए लेट कर लीजिए। फिर पी की वैल्यू आ जाएगी u माइनस वी, और क्यू की वैल्यू आ गई u प्लस वी। इतनी बात करने के बाद अब बस जस्ट आपको देखिए यहाँ पे गिवन है, ये पता चल गया है p इज इक्वल टू u माइनस वी इज इक्वल टू e की पावर y माइनस कॉस x प्लस साइन x अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस x। अब ये u माइनस वी की वैल्यू क्या हो गई, p हो गई, तो एक वेरिएबल मिल गया। तो अब यहां से हम लोगों को पता है कि ये जो फंक्शन है इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई डैश जेड डेल पी बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल क्यू बाई डेल एक्स। अब हमको सीआर इक्वेशन से इसको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, डेल पी बाई डेल एक्स माइनस ऑफ आयोटा डेल पी बाई डेल वाई, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर ही कंसेप्ट पढ़ा है सीआर इक्वेशन क्या होती है, डेल क्यू बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल वाई के बराबर होती है। तो यहाँ से हमको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्व करते हैं, एक बार x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा ये बात, जब एग्जाम में लिखेंगे तो यहाँ लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि आपको वहां पे एग्जामिनर कॉपी देखेगा तो वो अट्रैक्शन वहां से क्रिएट होगा, तो आपका नंबर कटेगा नहीं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस वी ये था, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए न्यूमिनेटर में भी x के फंक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन गिवन है, मींस यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल मींस डिवाइड रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। तो आपको अच्छे से पता होगा वो cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर y डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन x, साइन x गिवन है, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस का cos x, ये हो गया माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, अब न्यूमिनेटर एज इट इज होगा तो e की पावर y माइनस cos x प्लस साइन x। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x, cos हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा y का टर्म है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये पूरा, और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस cos x बचा है, फिर माइनस का cos x का करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x आ गया। अब डिवाइड में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए ये डेल पी बाई डेल एक्स है और इसी को हम लोग लेट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ f1 लेट कर लेंगे, f1 लेट करेंगे, f1 किस में है, x, y में है, सारे देखिए टर्म किस में लिखे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x एंड y है, तो हम लोग इसको क्या बता देंगे, मिलनेस थॉम्सन मेथड से, फ्रॉम मिलनेस थॉम्सन मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, f1 में x को z से और y को 0 से रिप्लेस कर रहे हैं, किसको, x
को जेड से, वाई को जीरो से रिप्लेस करेंगे। तो इस पूरे टर्म में एक्स जहां लिखा होगा उसको जेड लिख देंगे और जहां वाई लिखा होगा उसको जीरो लिख देंगे। तो इसको काम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई, वाई की वैल्यू जीरो, तो पूरा टर्म जीरो, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस जेड। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं, साइन एक्स है तो एक्स को जेड से रिप्लेस करना है तो साइन जेड हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स है तो कॉस जेड हो जाएगा, माइनस ई की पावर वाई, ई की पावर वाई, वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो होती है वो वैल्यू 1 हो जाती है, माइनस कॉस एक्स है, एक्स की वैल्यू जेड रखी है तो कॉस जेड, प्लस साइन एक्स है तो साइन जेड, यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस साइन एक्स है तो प्लस का साइन जेड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है ये बात, डिवाइड है नीचे कॉस हाइपरबोलिक वाई, वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे फिर नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन जेड का 1 में मल्टीप्लाई कराया साइन जेड, माइनस साइन जेड कॉस जेड, साइन जेड कॉस जेड, फिर कॉस जेड का मल्टीप्लाई कराया प्लस कॉस जेड, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर जेड, ये मल्टीप्लाई कराने पे आ गया। सेम इसी तरीके इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस, देखिए माइनस का साथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं एक ही साथ में, तो यहाँ पे ओपन कर देता है ब्रैकेट, साइन जेड माइनस माइनस प्लस कॉस जेड साइन जेड, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर जेड, ये हो गया। अब डिवाइड में क्या बचा है हमारे पास, सॉरी यहाँ माइनस का है, माइनस साइन स्क्वायर जेड, डिवाइड में है 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म कट रही होगी काट देंगे, नहीं तो आगे कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो ये देखिए माइनस का कॉस जेड साइन जेड माइनस में, ये प्लस में कॉस जेड साइन जेड, दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये साइन जेड माइनस का, ये साइन जेड प्लस का, सॉरी प्लस माइनस का दोनों कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, कॉस जेड हमारे पास आया, कॉस जेड माइनस कॉस स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर जेड माइनस का कॉस स्क्वायर जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड अपॉन में 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर, ये बचा। तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर जेड साइन स्क्वायर जेड दोनों अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा -1 प्लस का कॉस जेड अपॉन में 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैसे किया, यहाँ पे आपको बताते हैं, ये है साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसी तरीके यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर जेड कॉस स्क्वायर जेड को जब कॉमन ले लिया तो ये दोनों टर्म प्लस में आ गई, तो इसको हमने क्या लिख लिया 1, तो ये -1 हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। अब 1 माइनस, देखिए यही माइनस अगर इसमें कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस जेड अपॉन में यहीं पे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या -1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि कैसे यहाँ पे -1 अपॉन कॉस जेड बचा है, माइनस कॉमन ले लिए तो ये 1 माइनस कॉस जेड हो गया। और ये क्या लिखा है, 2 बार लिखा है 1 माइनस कॉस जेड इंटू 1 माइनस कॉस जेड, तो एक बार कैंसिल हो गया, बचेगा -1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। ये आ गया हमारा f1 x, y की वैल्यू, मीन्स डेल p बाई डेल x की वैल्यू। ठीक, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल p बाई डेल y की वैल्यू। आपको यहाँ पे फिर से देखिए जो फंक्शन लिखा है मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या है हमारे पास u माइनस वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर y माइनस कॉस x माइनस प्लस साइन x अपॉन में कॉस हाइपरबोलिक y माइनस कॉस x। ये अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल p बाई डेल y की वैल्यू, डेल p बाई डेल y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सेम वही उसी तरीके से डिवाइड रूल लगा के। डिवाइड रूल लगाना आपको अच्छे से आता है तो आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखता हूँ क्योंकि आप अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन ही करना है तो डिफ्रेंशिएट आप कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। सेम इसी तरीके से पूरा कैलकुलेशन होगा, डेल p बाई डेल y की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 अपॉन कॉस जेड। तो आगे अब देखिए डेल p बाई डेल y की वैल्यू और डेल p बाई डेल x की वैल्यू आ गई, तो हम लोग इस इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो फाई डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी डेल p बाई डेल x माइनस आई डेल p बाई डेल y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस ये डेल p बाई डेल x की वैल्यू ये है 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड माइनस आयोटा डेल p बाई डेल y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड। ये आ गई फाई डैश जेड की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, फाई जेड पहले निकालेंगे तब एफ ऑफ जेड आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है। अगर यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड, ये दोनों टर्म कॉमन है,
यहाँ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास फाइव डैश जेड की वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी 1/1 माइनस कॉस जेड कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा -1 माइनस अयोटा। तो -1 माइनस अयोटा दोनों क्या है, ये पूरा टर्म क्या हो गया कांस्टेंट, तो इसको कॉम बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5-z क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अयोटा और अपॉन 1/1 माइनस कॉस जेड। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या बचेगा 5z, ये 5z आ जाएगा, 5z की वैल्यू ये कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस अयोटा बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस जेड। अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन कॉस जेड है में, देखिए इंटीग्रेशन क्या करना है 1/1 माइनस कॉस जेड। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे होगा। क्या है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस को इंटीग्रेशन करना है 1/1 माइनस कॉस जेड का। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पे हम लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के टर्म में, और कॉस के टर्म में भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लोग साइन थीटा वाला यूज करते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर साइन थीटा की अगर साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा कब आ रहा है जब cos 2 थीटा है, अगर ये cos थीटा कर दें, इसको cos थीटा कर देंगे तो यहाँ डबल था तो ये एक बार आया, अगर यहाँ एक बार करेंगे तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं। ये 2 थीटा था तो ये थीटा था, मतलब इसका जस्ट हाफ, तो यहाँ पे अगर थीटा करेंगे तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है cos थीटा, अब इसको इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है। पहले क्या किया cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए 2 थीटा था तो थीटा था, अब इसका जस्ट हाफ हो रहा था तो हमने क्या किया cos थीटा यहाँ पे दिया, जेड था मैं इस वेरिएबल अभी चेंज कर लेंगे तो थीटा कर दिया, तो थीटा का जस्ट हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ पे 1 का इधर माइनस किया तो cos थीटा माइनस 1 हो गया, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया तो 1 माइनस cos थीटा हो गया। तो 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सेम इसी तरीके यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1/1 माइनस cos जेड को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। अब 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो मान लीजिए कांस्टेंट हो गया बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर जेड बाई 2। 1 साइन क्या होता है cosec, तो cosec हो जाएगा cosec स्क्वायर जेड बाई 2। अब cosec स्क्वायर जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पहले cosec स्क्वायर जेड का करते हैं, तो cosec स्क्वायर जेड का करेंगे तो माइनस cot जेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है जेड बाई 2 हो गया। अब फिर से जेड बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा 1/2, एग्जैक्ट में ये क्या होगा सब्सटीट्यूशन मेथड लगा होगा, जेड बाई 2 को टी लेट किए होंगे, तो इस तरीके से आपको इतना इंटीग्रेशन बेसिक पता होगा। तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस कॉट जेड बाई 2 अपॉन 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉट जेड बाई 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते हैं क्या माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू में माइनस कॉट जेड बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई 2 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन किए तो प्लस सी भी आएगा, कोई कांस्टेंट, तो अब प्लस सी की वैल्यू लिख दिया। अब प्लस सी कैलकुलेट कर लेंगे अभी, तो यहाँ पे देखिए फाई ऑफ जेड आ गया। अब फाई ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैलकुलेट करना है, तो देखिए फाई ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है एफ जेड 1 इंटू में 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जेड 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा कॉट जेड बाई 2 प्लस सी। तो 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कट गया, और ये 1 प्लस आयोटा अगर इधर डिवाइड किए हैं तब जाके कटा है, तो कॉट जेड बाई 2 प्लस सी 1 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा हमारा एफ ऑफ जेड। अब देखिए इतना ही एफ ऑफ जेड नहीं आया है, ये तो आंसर हो गया, बट यहाँ पे सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 माइनस आयोटा बाई 2 होती है, तो यहाँ क्या करेंगे जेड की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे, तो जेड की वैल्यू जब पाई बाई 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाए, सॉरी पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ क्या है 3 माइनस आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी 1 प्लस आयोटा। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके सी की वैल्यू निकाल लेंगे, वही सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन आएगा तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये भी रिसेंट में ही आया है, u प्लस वी दिया है,
इज इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2i प्लस e की पावर माइनस 2i माइनस 2 cos 2x, देन फाइंड f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z। अब ये देखो आपको खुद सॉल्व करना है, इसमें हिंट मैंने लिख दिया है पहले से कि cos हाइपरबोलिक 2i की वैल्यू, ये शुरू में ही मैं जब पार्ट 1 कराया था तो उसमें मैं कई सारे फॉर्मूले आपको पहले ही बेसिक पे बताया था, तो वहां से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था ना, सॉरी cos थीटा का फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से cos हाइपरबोलिक का है, सिमिलरली क्या होता है e की पावर 2i प्लस e की पावर माइनस 2i अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू लिखी है e की पावर 2i प्लस e की पावर माइनस 2i, तो या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos हाइपरबोलिक 2i। तो यहाँ पे ये पूरा इसको हटा के हम लोग लिख देंगे 2 cos हाइपरबोलिक 2i। तो हमारे पास सिमिलरली ये जो क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर किए हैं उसी की तरीके हो जाएगा। तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कैलकुलेट करिएगा, ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कन्फर्मल मैपिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उतना है नहीं, इसमें से एक ही टॉपिक अच्छा पूछा जाता है जो कि 2 नंबर में आता है, या फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करके पूछा जाता है। तो हम लोग इसको ही जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वैसे उतना, एकेडमी में आता नहीं है। तो कन्फर्मल मैपिंग क्या है, देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ के माध्यम से पहले बता देता हूँ। ग्राफ क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, मीन्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, और ये डब्ल्यू प्लेन है। डब्ल्यू प्लेन में क्या होता है, वेरिएबल यू एंड वी, और जेड प्लेन में एक्स एंड वाई होता है। तो यहाँ पे हमने 2 कर्व को कंसीडर किया है, कर्व है C1 है, एक C2 है। कर्व C1 और C2 जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल अल्फा से और पॉइंट P पे, एंगल अल्फा से पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कब, ये जब जेड प्लेन पे लाई करते हैं, बात समझिएगा। एक C1 कर्व है, एक C2 कर्व है, दोनों प्लॉट किए गए हैं जेड प्लेन पे, तो वो एंगल अल्फा से इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। सिमिलरली ये जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। अब 2 कर्व हम लोग अलग अलग कंसीडर किया, एक C1 डैश और C2 डैश कंसीडर किया, यही W प्लेन पे लाई कराया, तो ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं अल्फा डैश पे और P1 डैश पे। पॉइंट जो है P1 डैश है और जो इंटरसेक्शन एंगल है वो क्या है, अल्फा डैश है। तो ये कन्फर्मल मैपिंग तब कहलाएगी। कन्फर्मल मैपिंग मतलब किसी भी ग्राफ को प्लॉट करना, ये बात है, ग्राफ से रिलेटेड है। तो ये कन्फर्मल मैपिंग तब होगी जब ये ओरिएंटेशन, मींस ये जो एंगल है और ये पॉइंट है जो P, यहाँ पे जो P डैश है और ये एंगल डैश अल्फा डैश है, ये दोनों इक्वल होंगे। जो जेड प्लेन का ओरिएंटेशन है ग्राफ का कर्व को लेके, सेम उसी तरीके डब्ल्यू प्लेन में जो ग्राफ है प्लेन को लेके, कर्व को लेके, वो दोनों अगर सेम है तो वो कन्फर्मल मैपिंग कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डिफिनेशन देखिए लिखा भी हूं मैंने, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो अल्फा है और अल्फा डैश है, एट पी प्लेन, एट पी इन जेड प्लेन, पी क्या है, पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है जेड प्लेन में, इज द सेम, क्या है, सेम है एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट पी डैश, पी डैश पॉइंट क्या है डब्ल्यू प्लेन पे, इन पी डैश इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज, मैग्नीट्यूड मतलब अब ये जो अल्फा बना रहा है, अल्फा और अल्फा डैश है, थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री लिखा, तो इसमें क्या है, थीटा का मैग्नीट्यूड क्या है 30 है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी एंगल है, जो एंगल कितने एंगल से बन रहा है, तो ये अल्फा और अल्फा डैश से बन रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और पॉइंट भी सेम लाई करना चाहिए। एज रोटेशन, रोटेशन मतलब अभी आप पढ़े होंगे रोटेट करना, तो वो रोटेशन बता रहा है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फर्मल, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या कहलाएगा, कन्फर्मल कहलाएगा। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समरी में बात करें तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो 2 कर्व यहाँ पे लाई कर रहे हैं पी जेड प्लेन पे, अगर वही दोनों कर्व डब्ल्यू प्लेन पे लाई कराया जाए तो वो दोनों कर्व सेम एंगल पे और सेम ओरिएंटेशन उनका होना चाहिए, मतलब सेम पॉइंट पे लाई करना चाहिए, तो वो क्या हो जाती है, कन्फर्मल मैपिंग होती है। अब इसके लिए एक कंडीशन है कि जो आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब फंक्शन डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये होती है कन्फर्मल मैपिंग की कंडीशन। अब देखिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब कन्फर्मल मैपिंग पढ़ते हैं तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो इस तरीके से हैं, 4 होती हैं। पहला है कि ट्रांसलेशन बोलते हैं, पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है ट्रांसलेशन, और वो किस फॉर्म में मिलती है हमको, W इज इक्वल टू जेड प्लस सी के फॉर्म में। ये सारी बस इजी बातें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप ये वाला पार्ट छोड़ भी सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन, जिसमें एंगल की बात होती है, वो क्या होता है, W इज इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा। तीसरी बात है
मैग्निफिकेशन क्या है, W इज इक्वल टू AZ। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखे हैं, जिसको मैं ये ब्रैकेट में कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस तरीके से आपको अगर लक बाई चांस अगर कभी मिल जाए, लेकिन आज तक कभी UKTU में ये आया नहीं है टॉपिक, इसमें से यही अकेले पूछा जाता है। इन्वर्जन हर बार पूछा जाता है, वो या तो 2 नंबर में पूछेगा, अगर बड़े नंबर में पूछना है जैसे 7 नंबर में, तो वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मर्ज करके पूछेगा। और ये फॉर्मेट होता है W इज इक्वल टू 1/Z या Z इज इक्वल टू 1/W, कोई सा भी बोला जा सकता है। तो ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब चलते हैं हम थोड़ा थोड़ा बेसिक इस पे जान लेते हैं कैसा होता है। अगर ट्रांसलेशन की बात किया जाए, तो ट्रांसलेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है W इज इक्वल टू Z प्लस C, जहां पे हमको पता है कि Z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, और C क्या है हमारा, कोई एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। C क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, है, मतलब a प्लस आई बाई आई बी के फॉर्म में। तो हम लोग इसको क्या किया, दोनों को वैल्यूज पुट की, x प्लस आई वाई, a प्लस आई बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस a, रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लिया, y प्लस बी। अब देखिए कंपेयर कर दिया, W की वैल्यू क्या होती है, u प्लस आई बी। W क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। W को क्या ही लिखते हैं ना, f ऑफ z, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही तो होता है। तो हमने u प्लस आई बी से कंपेयर कर रहा है, तो u की वैल्यू और v की वैल्यू मिल गई। तो u एंड v की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग जो z प्लेन पे लाई कर रहा है फंक्शन, उसको हम लोग उस पे लाई करा सकते हैं W प्लेन पे। ये u एक्सिस होगी, ये v एक्सिस होगी, तो u एंड v की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे प्लेन पे लाई करा लेंगे, तो हम ग्राफ हमारा प्लॉट हो जाएगा। ये होता है ट्रांसलेशन। इसी सिमिलरली रोटेशन में भी बात होती है। रोटेशन में हमारे फॉर्मेट कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, W इज इक्वल टू Z e की पावर आई थीटा, और e की पावर आई थीटा का पहले ही हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बेसिक है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिएगा, ये सारी बेसिक चीजें हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। और Z की वैल्यू x प्लस आई वाई होता है, यहाँ पे x प्लस आई वाई रखा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रखा। यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कराएंगे पहले। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रियल पार्ट होगा एक तरफ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ करेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे u प्लस आई बी, और वहां से u एंड v की वैल्यू मिल जाएगी। फिर u एंड v की वैल्यू ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, प्लॉट करेंगे W प्लेन पे, वहां से हमारा आंसर मिल जाएगा, भाई ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 दे दिया, सॉरी पाई बाई 2 दे दिया या पाई बाई 4 दे दिया, तो वहां से वैल्यू हम लोगों को इजिली मिल जाती है। ये बेसिक है, अगर आप एक बार क्वेश्चन देखेंगे भी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम इसी तरीके से मैग्निफिकेशन होता है कि W इज इक्वल टू A इंटू Z होता है। अब Z की वैल्यू ax प्लस वाई कर दिया, ay कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ax प्लस आयोटा ay, मतलब जो अगर कंपेयर करेंगे तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ax, और v की वैल्यू मिल जाएगी ay। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा एक ग्राफ है, ये हमारा था x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो जब इसका मैग्निफिकेशन इसको w प्लेन पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ओरिएंटेशन, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लीजिए a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे a की वैल्यू मान लीजिए 2 होगी, तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, तो ये जो बना था इसका 2 गुना बन जाएगा। बस इस तरीके से बात है, मैग्नीफाई हो जाएगा, वो बड़ा हो, जूम हो जाना। मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई मतलब जूम होना ना, तो ये जूम हो जाएगा, ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी जो थी। अब चलते हैं चौथा नंबर, इन्वर्जन थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा बनता है। तो जैसे W इज इक्वल टू 1/Z, इस तरीके से फॉर्मेट होता है इसका। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखिए यूलर फॉर्म पढ़ा था, इलियर फॉर्म बोलते हैं जिसका, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का इलियर फॉर्म। तो वो किस तरीके से था, Z इज इक्वल टू R e की पावर आई थीटा, ये था Z प्लेन में। अगर यही W प्लेन में देखना था तो हम लोग इस यहाँ पे W प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो W का ले लिया हम लोगों ने R e की पावर आई फाई, हमने यहाँ पे थीटा लिया, यहाँ पे फाई ले लिया, यहाँ पे स्मॉल r लिया था, यहाँ पे कैपिटल R लिया था। अगर यहाँ पे कंपेयर कर दें, दोनों की वैल्यू रख दिया और कंपेयर करें, यहाँ से R की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/R। जब W प्लेन और Z प्लेन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो कैपिटल R की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/r, और थीटा की वैल्यू मिल रही, देखिए इसको ऊपर ले गए, की पावर माइनस आई थीटा हो गया, तो फाई की वैल्यू माइनस आई थीटा के बराबर हो गई। तो ये होता है, इसी तरीके से हम लोगों को निकालना होता है इन्वर्जन। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनता है, एकदम बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे बस वही सेम चीज करेंगे कि Z की वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द इमेज, इसी तरीके से क्वेश्चन आता भी है, फाइंड द इमेज ऑफ मॉड Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अंडर द मैपिंग W इज इक्वल टू 1/Z। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडर द मैपिंग, इस मैपिंग का यूज करके, अगर आपको ये ना बोले तो आपको ये बोल सकता है अंडर द मैपिंग ऑफ इन्वर्जन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए हमारे पास क्या किया, W इज इक्वल टू 1/Z, या हम लोग इसको ले सकते हैं Z इज इक्वल टू 1/W। अब देखिए यहाँ पे ये गिवन है, तो हम लोग, हमारे पास ये वैल्यू होती है W की U प्लस आई वी, ये पता ही है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं U प्लस आई वी।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो माइनस चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे एयोटा का, तो u माइनस आई वी, यू माइनस आई वी। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, u माइनस आई वी अपॉन में ये बचेगा u स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वी स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी यूज कर ली कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर ली। एक ब्रैकेट में u a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये क्या हो गया, u स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अगर आगे सॉल्व करेंगे तो, u माइनस आई वी अपॉन में u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, z है, z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आयोटा v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल गई u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ v यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखिए इसका यूज करते हैं हम, u एंड x एंड y की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे z प्लस 1 मॉड में दिया है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x प्लस आई x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस आई वाई मॉड में इज इक्वल टू 1। अब मॉड ओपन करेंगे मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मॉड जेड लिखा है, तो मॉड जेड का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, और मतलब जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर करना होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका पूरा स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे जब मॉड ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही हो जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या पता है, इसको ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को माइनस 2x उधर कर दिया। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे x की है, x की वैल्यू क्या है u अपॉन, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस में है स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 2u u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, एक्स अकेले बचेगा। तो अब देखो इसको कॉमन लेते हैं, ये क्या बचे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये बचा। अब देखिए एक यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से ये वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा माइनस 2 यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2 यू इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 कॉमन, ये माइनस इधर कर दिया था, ये इसको कॉमन लेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गई, इमेज इसकी क्या बन के आ गई 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो u की वैल्यू क्या आ गई -1/2, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। यही एक इक्वेशन थी, तो इसका इमेज ऐसे फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अब यही पे बात अगर आप यहाँ पे करते हैं w इज इक्वल टू 1/z, इस तरीके से करते हैं तो यहाँ x प्लस आई वाई होता, x प्लस आई वाई का करना पड़ता रैशनलाइजेशन करके यहाँ से u एंड v की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, u एंड v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं आप x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यू आ जाती है, x एंड y की वैल्यू को u से कंपेयर करके लिख देते हैं, तब भी आपका यही आंसर आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये एक्स वाई फॉर्म में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना कर लेते हैं आप यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से जब u एंड v की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ इसी में आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनता और यही u की वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते तो ये u की वैल्यू होती, इसी तरीके से ये आंसर आ जाता। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, किसी भी मेथड से आप करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसका दूसरा नाम है मोबियस या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपको AKTU में मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। AKTU यूनिवर्सिटी में हर बार आपको 7 मार्क्स में मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ही ईजी होता है। ये एक तरीके का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से, W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D।
इस तरीके से किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्या है हमारा पास, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, az प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। किसी भी फंक्शन को हमको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब ए बी सी डी क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और कभी भी ए बी माइनस सी जेड हमेशा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि मान लीजिए जो भी फंक्शन है उसको अगर w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड रिप्रेजेंट करना है, वो किस फॉर्म में अगर आ गया, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और साथ में ए बी माइनस सी डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। ये क्या है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी कन्फर्मल या इज कन्फर्मल, ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल होगा कब, व्हेन w इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इट डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट। ये सारे पॉइंट पूछे नहीं जाते, बस मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि आपको कभी कोई पूछे सामने से तो आप ये बता सकें कि w की वैल्यू अगर ए डी माइनस बी सी अपॉन सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू अगर जीरो आ रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कन्फर्मल होता है। अगर इसकी इन्वर्जन की बात करा जाए, मतलब जो w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, अगर इसी को एफ ऑफ डब्ल्यू के जेड को एफ ऑफ डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी हो जाएगा इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। अब ए जेड को कॉमन इधर से डब्ल्यू सी जेड माइनस ए जेड इज इक्वल टू बी माइनस इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी हो गया। यहां से जेड कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, डब्ल्यू सी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू डी। अब जेड को डिवाइड कर देंगे तो यही आएगा ना, डी माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी अपॉन सी डब्ल्यू माइनस ए। इस तरीके से मतलब इसका इनवर्ज जेड को अगर डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा, ये इन्वर्जन मैपिंग हो गया। कभी कभी मान लीजिए पूछ लेते हैं कोई, और इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डी माइनस बी सी, क्या है वह कांस्टेंट क्या है, ए बी सी डी, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे ए डी माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बस इतनी सी बात याद रखना है हमको कि जो W की वैल्यू होती है वो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब 2 नंबर में ये भी पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी, इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना है, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी जो दिया है उसमें W को Z से रिप्लेस कर दीजिए। मीन इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट कहने का मतलब है कि जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं Z प्लेन को, उसको जो W प्लेन पे प्लॉट कर रहे हैं उसको Z प्लेन पे ही प्लॉट कर दीजिए। Z मैप इनटू इटसेल्फ देन वी हैव, मतलब कहने का है कि जो ये फंक्शन है इसको Z प्लेन पे ही प्लॉट कर दीजिए, W प्लेन पे प्लॉट ना करिए, तो जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, इनवेरिएंट या फिक्स्ड पॉइंट कहलाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, W को Z से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी। यहाँ पे देखिए सी जेड स्क्वायर प्लस का डी माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स आएंगे 2, दोनों में से जो पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वही होंगे हमारे फिक्स्ड पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लोगों को क्रॉस रेशियो थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोगों को किस फॉर्म में लाना है, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के फॉर्म में। तो जब W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी के फॉर्म में लाना है तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्रॉस रेशियो थ्योरम। अब क्रॉस रेशियो थ्योरम क्या होती है, अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट, 4 पॉइंटों का क्रॉस रेशियो थ्योरम को प्रिजर्व करता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें देखिए हमारे पास 4 पॉइंट गिवन हो जाएंगे, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 और B1 B2 B3 B4। अब उसने कह दिया ये जेड प्लेन पे लाई करते हैं, ये W प्लेन पे लाई करते हैं, तो आप यहां से हमको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए क्या होगा इन दोनों पॉइंट का यूज करके। तो ये ऐसा पॉइंट क्वेश्चन अगर बोलता है तो हम लोग ये क्रॉस रेशियो थ्योरम यूज करेंगे और वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ पे करना क्या है, क्रॉस रेशियो थ्योरम, ये बस हमको ये पॉइंट याद किए रहना है, ये जो फॉर्मूला है ये अकेले याद किया रहना है। तो फॉर्मूला क्या है, W1 माइनस W2 ब्रैकेट में W3 माइनस W4 अपॉन में W1 माइनस W4 W3 माइनस W2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2। एक तरफ का आप याद कर लीजिए, दूसरी तरफ का वही सेम ही है। देखिए 1 1 2 2 3 2, 3 का 4 से 3 का 2 से, 1 का 4 से 3 का 2 से, सॉरी यहाँ 1 का 4 से ही होगा, यहाँ पे भी है ना 3 का 4 से 3 का 4 से। अब देखिए ये है क्रॉस रेशियो थ्योरम। अब जब हम लोग इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो W1 को W से और Z1 को Z से रिप्लेस कर देंगे और सारे पॉइंट को एक माइनस कर देंगे। जैसे W1 है तो इसको 1 कर दिया तो मतलब 0 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 से 0 गया, एक माइनस हुआ, सब चीज को 1 1 कर देंगे सब टर्म को। तो यहाँ क्या हो जाएगा W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन में W माइनस W3 इंटू में W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 इंटू में Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 इंटू में Z2 माइनस Z1। ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा। जब हम लोग कब कैलकुलेट करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। यही होता है क्रॉस रेशियो थ्योरम, क्योंकि हमारे पास 4 पॉइंट नहीं 3 ही पॉइंट गिवन रहेंगे, तभी हमको W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड के टर्म में मिलेगा ना। अगर 4 पॉइंट कांस्टेंट हो जाएंगे तो हमारे ये वाला वैल्यू और इस वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, बस ये बात बराबर होनी चाहिए। ये क्रॉस रेशियो थ्योरम है। बट अगर एक वैल्यू को वेरिएबल बना दिए, जैसे W को और Z को वेरिएबल कर दिया, तो अब आ जाएगा W का एफ जेड के टर्म में वैल्यू फंक्शन। इस तरीके से चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। फिर अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म विच मैप्स द पॉइंट, जो पॉइंट गिवन है उसको मैप करता है कहां पे, Z इज इक्वल टू, मतलब Z दिया है, ये Z प्लेन के पॉइंट है, 0 -1 I ऑन टू W इज इक्वल टू I 0 इंफिनिटी। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ यूनिट सर्कल मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1। तो देखिए यूनिट सर्कल और मॉड ऑफ Z पूछ लिया, ये इमेज, अब इमेज पूछ लिया तो ये वहीं से लगेगा भी जो इन्वर्जन कन्फर्मल मैपिंग पढ़ा है उसी से। और ये रिसेंट का इक्वेशन लास्ट ईयर का है 2022 एंड 23 का, तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास पहले जो पॉइंट दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, Z1 की वैल्यू 0 है, Z2 की वैल्यू क्या है -1 है, Z3 की वैल्यू है I, W1 की वैल्यू गिवन है I, W2 की वैल्यू गिवन है 0, W3 की वैल्यू गिवन है इन्फिनिटी। तो अब देखिए इन्फिनिटी दे दिया है तो इसके लिए थोड़ा सा बस अलग कंसेप्ट लगेगा, कुछ भी नया नहीं होगा। जहां पे W3 इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू दिया है वो वाला क्रॉस रेशियो थ्योरम में टर्म कॉमन लेके एक ऊपर नीचे से डिवाइड कर लेंगे। पहले हम लोग क्रॉस रेशियो थ्योरम लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पॉइंट दे दिया है तो क्रॉस रेशियो थ्योरम से ही सॉल्व होगा। क्रॉस रेशियो थ्योरम क्या बोलती है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, W माइनस W1 W2 माइनस W3 अपॉन में W माइनस W3 इंटू में W2 माइनस W1 इज इक्वल टू Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z माइनस Z3 इंटू में Z2 माइनस Z1। ये है। अब देखिए यहाँ पे ये W3 है, यहाँ पे W3 है, तो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट इन्फिनिटी है उस वाले टर्म को कॉमन लेके ऊपर नीचे काट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, या कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल कर लेंगे। तो W माइनस W1, यहाँ से W3 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन W3 माइनस का 1 अपॉन में W3 यहाँ कॉमन लिया तो ये W माइनस W3 माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा W2 माइनस W1 इज इक्वल। ऐसा क्यों किया, इसलिए क्या ताकि वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखें और वो वाली पूरी टर्म 0 हो जाए, मतलब हमारा पूरा फंक्शन इन्फिनिटी में ना कन्वर्ट हो। इसलिए Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन में Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1। अब वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, यहाँ ये W3 से W3 वैल्यू कैंसिल हो गई। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो W एज इट इज रहने देंगे। W1 की वैल्यू क्या है I, W2 माइनस W2 अपॉन W3 रखेंगे, W2 की वैल्यू 0 और अपॉन में इन्फिनिटी मीन्स ऑलरेडी ये 0 कर देगा, माइनस 1 अपॉन यहाँ पे W माइनस W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W की वैल्यू W रहने दीजिए और W3 की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस 1, यहाँ पे W2 की वैल्यू है 0 माइनस W1 की वैल्यू है I इज इक्वल टू Z की वैल्यू एज इट इज, Z1 की वैल्यू है 0, Z2 की वैल्यू है -1 और Z3 की वैल्यू है आयोटा।
अपॉन में जेड एज इट इज माइनस Z3 की वैल्यू क्या है आयोटा, Z2 की वैल्यू -1 और Z1 की वैल्यू 0। ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या W -1 अपॉन सॉरी आयोटा है, W1 है ना, तो W1 की वैल्यू आयोटा है। ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे W माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z -1 माइनस आयोटा अपॉन में Z माइनस आयोटा -1। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, माइनस माइनस कॉमन लेके काट देते हैं। या देखिए Z यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस आयोटा अपॉन में Z माइनस आयोटा और -1। ये -1 ये -1 कैंसिल, इसलिए इसको कॉमन ले लिया था। अब यहाँ पे W माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या बचा Z 1 प्लस आयोटा अपॉन में Z माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे देखिए अब इधर सॉल्व कर देता हूँ। W माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर अपॉन में Z माइनस आयोटा। W माइनस आयोटा इज इक्वल टू Z माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन में Z माइनस आयोटा। यहाँ पे W अब इसको -1 आयोटा है तो उधर ले जाएंगे प्लस करेंगे तो Z माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन में Z माइनस आयोटा, Z माइनस आयोटा प्लस का आयोटा। अब सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो Z माइनस आयोटा प्लस 1 आयोटा Z माइनस आयोटा अपॉन में Z माइनस आयोटा। माइनस आयोटा था तो ये माइनस Z आयोटा हो गया, ये Z का ये प्लस का, तो ये क्या हो गया Z हो गया। प्लस में अब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस Z आयोटा, ये आयोटा ये माइनस आयोटा, तो आयोटा का मल्टीप्लाई करें -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +1 हो गया, ये अपॉन में Z माइनस आयोटा। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का दोनों टर्म कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचेगा W इज इक्वल टू Z प्लस 1 अपॉन में Z माइनस आयोटा। अब देखिए आ गया उसी फॉर्म में AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। यहाँ से कंपेयर करें तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू -1 सॉरी माइनस आयोटा। इस फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया हमारा एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब देखिए इसके एक नीचे क्वेश्चन और बोला था कि ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द यूनिट सर्कल मॉड Z इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से W इज इक्वल टू ये मिलेगा। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, मॉड Z इज इक्वल टू 1। अभी जस्ट जिस तरीके से देखिए अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई कर लेते थे। अब यहाँ पे W की वैल्यू ये है Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वहां से Z की वैल्यू निकालेंगे, ये x प्लस आई वाई नहीं लेंगे। तो यहाँ पे पहले Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये Z प्लस 1 इज इक्वल टू WZ माइनस आयोटा W। इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में तो Z माइनस W, इसको उधर ले गए इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा W। तो यहाँ से Z को कॉमन लिया तो 1 माइनस आयोटा सॉरी 1 माइनस W आ गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो 1 प्लस आयोटा W। यहाँ से क्या हो जाएगा Z इज इक्वल टू -1 प्लस में 1 इंटू W अपॉन में 1 माइनस W। ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये माइनस हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस IW अपॉन में W -1 कर दिया तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये माइनस का था 1 प्लस IW अपॉन में माइनस कॉमन ले लिया तो ये W -1 हो गया। माइनस कॉमन लिया तो 1 वाला टर्म पॉजिटिव था तो वो निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हमको Z की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ W, तो हम लोग यहाँ पे यही पुट कर देंगे W के Z में। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा W अपॉन में W -1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1 प्लस IW मॉड में इज इक्वल टू W -1 ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे W की वैल्यू अब पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा U प्लस IV, ठीक, इज इक्वल टू U प्लस IV -1। तो अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1, ये अभी सब बात मॉड में ही हो रही है। 1 प्लस UI y का i से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 हो जाएगा तो ये v हो जाएगा इज इक्वल टू U प्लस I U
यहाँ पे देखिए -1 कांस्टेंट है ना, रियल पार्ट की तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे रियल पार्ट की तरफ कर लेते हैं, तो u -1 प्लस आई वी इस तरीके से हो गया। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके 1 माइनस वी प्लस यू प्लस आई इज इक्वल टू यहाँ पे u माइनस आई प्लस आई वी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मॉड को हटा देते हैं, मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर रूट में आएगा, इधर भी यही सेम चीज रूट में आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस v का होल स्क्वायर। अब दोनों ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस का 2v प्लस का u स्क्वायर, इधर यहाँ ओपन करेंगे u स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2u प्लस का v स्क्वायर। अब देखिए ये v स्क्वायर कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा -2v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा -2u। यहाँ पे अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, या इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू v। ये होती है हमारी इमेज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये सेकंड वाले का आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था। तो आई होप आपको ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के जस्ट नीचे देखिए 2021 एंड 22 का है, फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैच द पॉइंट i माइनस आई 1 ऑफ द जेड प्लेन इंटू 0 1 इंफिनिटी ऑफ द w प्लेन। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस रेशियो थ्योरम अप्लाई करना है, w माइनस w1 क्रॉस रेशियो थ्योरम अप्लाई करेंगे, w माइनस w1 w2 माइनस w3। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बस यहाँ पे w माइनस w3 इंटू में w2 माइनस w1 इज इक्वल टू z माइनस z1 z माइनस z2 माइनस z3 अपॉन में z माइनस z3 इंटू में z2 माइनस z1। ये हो जाएगा, बस यहीं पे आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं था, ये 2021-22 का 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, अब हमारे लोगों में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से ये था हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और रिसेंट का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से सॉल्व करके आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, ये था हमारा यूनिट नंबर 4, यहाँ से खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में यूनिट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर आपको कोई भी ज़रूरत होगी, जैसे ये पीपीटी जो है और ये शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं जाके। आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।